For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज की बच्चों जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, किन के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? अपने सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, जिनका भी ये अपकमिंग मई 2023 का अटेम्प्ट है। तो जितने भी बच्चों हमारे ये मई 23 में पेपर लिखने वाले हैं, आज की क्लास आपके लिए है। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमारे मई 23 अटेम्प्ट की जितनी भी लॉ की अमेंडमेंट्स है। तो आज की बच्चों ये अमेंडमेंट क्लास है, जिसमें हम मई 23 अटेम्प्ट की अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मई 23 अटेम्प्ट में बच्चों अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल कब तक की होती हैं? 31 अक्टूबर 2022। तो 31 अक्टूबर 2022 तक जो भी वो एडिशनल अमेंडमेंट्स आई हैं मई 23 के लिए, इस क्लास में बच्चों हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सर, ये वाली अमेंडमेंट क्लास किसके लिए रेलिवेंट होने वाली है? तो बच्चों एक बैच हमारा स्टार्ट हुआ था अगस्त 22 में, एंड वो हमारा फिनिश हुआ था जस्ट अभी दिसंबर 2022 में। तो सी इंटरमीडिएट का जस्ट अभी हमने दिसंबर में एक बैच फिनिश किया है। तो बच्चों ये जो दिसंबर का बैच यहां पर फिनिश हुआ था, जिस भी बच्चे ने इस बैच को फेस टू फेस जीडीपीडी किसी भी मोड पर लगाया था, तो बिल्कुल आज की क्लास आपके लिए रेलेवेंट होने वाली है। मैंने बैच के दौरान आपको बताया था कि आपके लिए ये वाली क्लास आ जाएगी, और ये क्लास आ गई है बच्चों। तो ये वाली क्लास आपको डेफिनेटली करनी है। अगर किसी बच्चे ने हमारा इससे पुराने वाला बैच परचेज किया था, इससे पुराने वाला बैच कब शूट किया था बच्चों हमने? वो फरवरी 22 में स्टार्ट करके जून 22 में हम लोगों ने किया था फिनिश। तो अगर किसी बच्चे ने जून 22 वाला बैच की जीडीपीडी ली थी या क्लास अटेम्प्ट करी थी, तो आज की क्लास आपके लिए भी डेफिनेटली रेलिवेंट है। कोई उससे पुराना बच्चा है भाई, नीडलेस टू से, उनके लिए भी क्लास रेलिवेंट है। पर जिस भी बच्चे ने जून 22 की जीडीपीडी बाय करी होगी या फेस टू फेस क्लास ली थी, आपके लिए एक छोटी सी खुशी की बात मैं और बता देता हूं कि बच्चों जून 22 वाले बैच के समय मैंने आपको क्या बताया था? बच्चों आपको 2 अमेंडमेंट क्लास करनी पड़ेगी, एक तो नवंबर 2022 की और एक मई 2023 की। पर आज की इस क्लास में मैं आपका थोड़ा सा काम आसान कर रहा हूं। काम कैसे आसान कर रहा हूं? जो नवंबर 22 की बच्चों एडिशनल अमेंडमेंट्स थी, हार्डली 2-3 अमेंडमेंट्स ही नवंबर 22 में आई थी। तो मैंने आज की क्लास में क्या किया? आज की क्लास में मैंने आपके मई 23 अटेम्प्ट के अंदर ये नवंबर 22 की जो 2-3 अमेंडमेंट्स थी, वो भी साथ में कवर कर दी हैं। तो अगर किसी बच्चे ने फेब या जून 22 की हमारी क्लासेस परचेज करी थी, आप बस आज वाली क्लास देख लेना और आप मई 23 अटेम्प्ट के लिए हो जाओगे एलिजिबल। सारी अमेंडमेंट्स आपकी ड्यूली कवर हो जाएंगी, आपको अलग से नवंबर 22 के अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों ये छोटा सा पॉइंट है। एक और बात, जिस भी बच्चे ने हमारी इस एडिशन की बुक्स बाय करी थी, मई या नवंबर 22 एडिशन की हमारी बुक्स परचेज करी हैं, तो किसी भी बच्चे के पास अगर ये वाली एडिशन की किताबें हैं, तो अगर किसी ने क्लासेस ना परचेज करके सिर्फ बुक्स वगैरह परचेज करी थी, तो बच्चों इन बुक्स के साथ आप आज वाली क्लास को रेफर करिएगा और आप ड्यूली अपडेट हो जाएंगे मई 2023 अटेम्प्ट के लिए। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको बस ये बता दिया कि आज की क्लास किसके लिए रेलेवेंट है। नीडलेस टू से एक छोटी सी बात अगर मैं समराइज करके कहूं, आज तक जितने भी बच्चे हमसे पढ़े हैं जीडीपीडी मोड पर, या जितने भी बच्चों ने हमारी बुक्स परचेज करी है, सभी के लिए क्लास होने वाली है रेलेवेंट। और बच्चों जिनके पास भी एडिशन की किताबें हैं, ऑब्वियसली हमने क्लासेस के अंदर भी एडिशन दिया था, तो आपको ये अमेंडमेंट्स करवाने के लिए यहां पर प्रिपेयर किया गया एक मई 23 अटेम्प्ट की छोटी सी सप्लीमेंट्री। एक छोटी सी सप्लीमेंट्री बुक है बच्चों। तो ये मई 23 अटेम्प्ट की सप्लीमेंट्री में आपकी सारी अमेंडमेंट्स यहां पर कवर कराई जाएंगी। और चलो आगे की बात बताने से पहले तो यही बता दूं कि सर ये जो आपकी अमेंडमेंट्स है कितनी सारी है? तो बच्चों बहुत कम, हार्डली 2.5 पेजेस की अमेंडमेंट यहां पर है मैं कहूंगा। तो अब की बात आपके मई 23 अटेम्प्ट के लिए भी कोई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स यहां पर नहीं है। तो वेरी हैंडफुल ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर, और बहुत छोटी ही आज की क्लास रहने वाली है। पर सर हमें ये सप्लीमेंट्री कहां से मिलेगी वो जरूर मैं बता देता हूं बच्चों। तो ये क्लास आगे देखने से पहले आप ये सप्लीमेंट्री जरूर डाउनलोड करिएगा। सप्लीमेंट्री आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, CA_law_हर्ष गुप्ता। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सप्लीमेंट्री सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। वरना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करना, सीधे आप इस सप्लीमेंट्री पर पहुंच जाओगे। तो ये क्लास आगे देखने से पहले आप ये सप्लीमेंट्री जरूर डाउनलोड करिएगा, जिससे आपको अमेंडमेंट्स टैकल करने में दिक्कत ना आए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू बच्चों चलते हैं और आज की अमेंडमेंट्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज की जो सबसे पहली अमेंडमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने चाहे चांद सितारे उस अमेंडमेंट पर लगा लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और सबसे पहली अमेंडमेंट आई है हमारे कंपनीज एक्ट के सबसे पहले चैप्टर में। अच्छा चलो एक चीज और, आज की जो अमेंडमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, अमेंडमेंट कहां है आपकी? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के टॉपिक में। आपका जो अदर लॉ का एरिया, दैट इज जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल जीसीए इंटरप्रिटेशन, वहां पर आपकी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। तो इन 2-2.5 पेजेस में हम सिर्फ कौन सी अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले? अपने कंपनीज एक्ट की। और कंपनीज एक्ट की बच्चों सबसे पहली अमेंडमेंट, जो आज की इस क्लास की सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट भी है, वो आई है इन द टॉपिक ऑफ द स्मॉल कंपनी। क्लासेस के दौरान मैंने आपको थोड़ा सा हिंट जरूर दिया था कि जी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कुछ बदलाव है। आज देख लेते हैं कि वो एग्जैक्टली चेंजेस क्या है। तो बच्चों हम सीए इंटर लेवल पर जब चैप्टर 1 पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी, तो वहां पर आते हैं हमारे कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स, जहां पर हमारी स्मॉल कंपनी की लिमिट हमें दी जाती थी। और बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि स्मॉल कंपनी हम किसे कहते हैं? स्मॉल कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों कितनी होती है? अप टू 2 करोड़,
एंड जिसकी पिछले साल की टर्नओवर मैक्सिमम कितनी रही होगी, अप टू 20 करोड़। तो आपने यही लिमिट पढ़ी होगी बच्चों कि पेड अप कैपिटल की लिमिट है 2 करोड़, टर्नओवर की लिमिट है 20 करोड़। अब बच्चों ये लिमिट थोड़ी सी हो गई है चेंज, और हमारे सरकार ने क्या किया, इस लिमिट को कर दिया एग्जैक्टली डबल। और आज के दिन बच्चों स्मॉल कंपनी किसे माना जाएगा, किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी को जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी, अप टू 4 करोड़, एंड जिसकी टर्नओवर कितनी होगी, अप टू 40 करोड़। नीडलेस टू से दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो जो स्मॉल कंपनी की आपकी 2 और 20 करोड़ की लिमिट थी, उसे बढ़ा करके एग्जैक्टली कर दिया गया है डबल। और बहुत बढ़िया बात है भाई, अब और ज्यादा प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी बन पाएंगी, एंड लॉ में जो भी बेनिफिट स्मॉल कंपनीज को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट ये कंपनीज ले पाएंगी। तो बच्चा एक बहुत बढ़िया अमेंडमेंट है यहां पर कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज की अब पेड अप कैपिटल है अप टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर है अप टू 40 करोड़, उन्हें स्मॉल कंपनी की तरह किया जाएगा क्लासिफाई। बच्चों अमेंडमेंट तो यहां पर ये सफिशिएंट है और इससे आपका काम भी चल जाएगा। बट आई नो जब हमने क्लासेस में स्मॉल कंपनी का टॉपिक पढ़ा था, वहां पर आती थी मल्टीपल लिमिट्स। तो आप में से कुछ बच्चे उन लिमिट्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बस उन लिमिट्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूं। नेट हमारी अमेंडमेंट बस ये है, बस लॉ में इसको कैसे रीड करना है मैं वो थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूं। उसके लिए एक बार अपनी बुक ओपन कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों स्मॉल कंपनी का आपका टॉपिक आता था सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। तो हम सेक्शन 2 डेफिनेशंस का पढ़ते थे, उसमें आपका आता था एक क्लॉज 85 जहां पर पार्लियामेंट ने आपके स्मॉल कंपनीज वर्ड को डिफाइन किया था। एक बार उस डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। हियर इज द डेफिनेशन। एंड लॉ ने बच्चों स्मॉल कंपनी को कैसे डिफाइन कर रखा था, लॉ ने कहा था जी स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट बच्चों पहले कितना था, 2 करोड़, अब कितना हो गया है 4 करोड़। पर आगे क्या लिखा है, विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। एंड टर्नओवर के लिए क्या लिखा था, turnover of which as per the profit and loss account of the immediately preceding financial year does not exceed 2 crores or such higher amount as may be prescribed। prescribed amount पहले था 20 करोड़, अब है 40 करोड़, but which shall not exceed 100 करोड़। तो बच्चों यहां पर ये जो 2 और 20 करोड़ की लिमिट आती थी, ये बढ़कर अब कितनी होगी है 4 एंड 40 करोड़। और बच्चों ये 2 और 20 करोड़ की लिमिट आती कहां से थी, कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल। तो वहां पर जो ये 2 और 20 करोड़ था, अब ये चेंज होकर हो गया है 4 और 40। तो सर कंफ्यूजन कैसी है, कंफ्यूजन आती है बच्चों इन चीजों को लेकर कि सर ये 50 लाख क्या है, ये 10 करोड़ क्या है, ये 2 करोड़ क्या है, ये 100 करोड़ क्या है। यहां पर हम कंफ्यूज हो जाया करते थे। तो बच्चों क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से इसको समझा था। आई होप आप इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, फिर भी इन बातों को मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं। तो लॉ ने बच्चों लॉ बनाते वक्त कैसे लिखा कि जी स्मॉल कंपनी हम किसी ऐसी कंपनी को कहेंगे। पार्लियामेंट ने क्या कहा भाई, उन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 85 बनाया और उन्होंने कहा जी स्मॉल कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होगी। पहली लिमिट उन्होंने ले डाउन करी पेड अप कैपिटल, और लिमिट ले डाउन करते वक्त पार्लियामेंट ने क्या कहा भाई कि उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट इज इट शैल नॉट एक्सीड ₹50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो पेड अप कैपिटल के बच्चों पार्लियामेंट ने क्या लिखा कि उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी या उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगी जो सीजी करेगी प्रिस्क्राइब। जब भी कंपनीज एक्ट में बड़े बच्चों वर्ड प्रिस्क्राइब्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, रूल्स, और रूल्स कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट ने 50 लाख की लिमिट बनाई तो थी, पर पार्लियामेंट ने सीजी को दे दी थी पावर कि सीजी आप अगर चाहो तो आप इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर सकते हो। और बच्चों क्या सीजी ने लिमिट बढ़ा रखी थी, यस। सीजी ने अभी तक इस लिमिट को कर रखा था 2 करोड़, अब सीजी ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है 4 करोड़। तो पहले ये लिमिट 2 करोड़ चल रही थी, सीजी ने बढ़ाकर कितना कर दिया है 4, और आज के दिन में पेड अप कैपिटल की लिमिट कितनी हो गई 4। नीडलेस टू से अभी सीजी अगर चाहे तो 4 को और कितना बढ़ा सकती है 10 तक। पर सर अगर हमें स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल की लिमिट को 10 करोड़ से भी ज्यादा करना हो, क्या वो काम सीजी कर पाएगा, नहीं जी। उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 85 में करनी पड़ेगी अमेंडमेंट। तो 10 करोड़ से ऊपर जाने के लिए हमें जाना पड़ता है पार्लियामेंट के पास। सीजी चाहे तो 10 करोड़ तक लिमिट बना सकती है, और सीजी ने अब लिमिट कितनी कर दी है बच्चों 4 करोड़। तो आज के दिन में स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल की लिमिट है 4 करोड़। एंड लाइकवाइज पार्लियामेंट ने बच्चों टर्नओवर के लिए क्या कहा था कि स्मॉल कंपनी की टर्नओवर कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा, या अगर सीजी चाहे तो सीजी इस लिमिट को बढ़ा सकती है अप टू 100 करोड़। तो पार्लियामेंट ने यही बात लिखी भाई कि टर्नओवर वैसे आपकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर सीजी चाहे तो इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा सकती है कहां तक, 100 तक। और सीजी ने बच्चों इस लिमिट को प्रिस्क्राइब अभी कर कितना रखा था 20, अब प्रिस्क्राइब करके कितना हो गया है 40। तो आज के दिन में बच्चों टर्नओवर की लिमिट कितनी हो गई है 40। तो दिस इज हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज यूज्ड इट्स पावर्स, और 20 का उसने कर दिया है 40। एंड भाई सीजी अगर 40 से बढ़ाना चाहे तो सीजी अभी 40 से बढ़ाकर कहां तक लेकर जा सकती है 100 तक। पर 100 से अगर ज्यादा टर्नओवर की लिमिट को बढ़ाना होगा फिर हमें किसके पास जाना पड़ता है, पार्लियामेंट।
ये सारी चर्चा बच्चों हमने क्लासेस के दौरान करी थी, कटिंग डाउन द एंटायर डिस्कशन इन नटशेल। आप बस क्या ध्यान रख लेना कि आज के दिन में अब स्मॉल कंपनी की लिमिट क्या है बच्चों, कि पेड अप शेयर कैपिटल आपकी 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड टर्नओवर आपकी 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट, हाईली एक्सपेक्टेड फॉर आपका May 23 अटेम्प्ट बच्चों, क्योंकि बच्चों स्मॉल कंपनी में भर भर कर आपकी बुक्स में सवाल है, तो वो सारे सवाल भी अब अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, पेड अप कैपिटल की लिमिट है 4 करोड़ एंड टर्नओवर के लिए लिमिट है 40 करोड़। यही बच्चों आज की क्लास की सबसे पहली और सबसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट। चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पर। अगली जो अमेंडमेंट आई है वो आई है बच्चों आपके प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में। तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 था उसके प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में एक अमेंडमेंट आई, और अमेंडमेंट आई आपके रूल 14 में। तो एक बार बच्चों मैं आपके लिए वो रूल 14 ओपन कर देता हूं ताकि साइमल्टेनियसली आप अपनी बुक में भी चेंजेस कर लें। तो बच्चों जो हमारा तीसरा चैप्टर आता था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, वहां पर हम एक सेक्शन पढ़ते थे, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का। तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन था बच्चों, उसमें एक आता था रूल 14, जो प्राइवेट प्लेसमेंट से जुड़ी हुई कुछ एडिशनल बातें आपको बताता था। तो आपकी जो बुक है बच्चों उसमें अगर आप आएंगे तो ये रूल 14 आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 3.27। तो यहां पर बच्चों ये रूल 14 रहता था जो कहता था जी प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए कंपनी आप एसआर पास करिएगा। आगे कहता था जी अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट है 180 जितना, तो आपका काम बोर्ड रेजोल्यूशन से चल जाएगा। अगला पॉइंट यहां पर आया था, अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 180 से ज्यादा इशू करना चाह रहे हैं, ऐसे केस में साल में एक बार एसआर पास करने से काम चल जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों यहां पर आता था क्यूआईबीस का, कि अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट क्यूआईबीस को किया है तो भी आपको साल में बार बार एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार एसआर पास करने से आपका काम चल जाता है। तो बच्चों ये रूल 14 का सब रूल 1 हमने देखा था, जहां पर आपके 4 प्रोवाइजोस आया करते थे। आज बच्चों यहां पर एक नया प्रोवाइजो हो गया है ऐड। तो जो रूल 14 सब रूल 1 था, यहां पर 4th प्रोवाइजो के बाद एक और प्रोवाइजो हो गया है। तो जो आपकी बुक यहां पर आ रही है बच्चों, इस 4th प्रोवाइजो के बाद आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो #अमेंडमेंट, कि यहां पर एक नया प्रोवाइजो अब हो गया है इंसर्ट। और ये नया प्रोवाइजो बच्चों किसकी वजह से इंसर्ट हुआ है? ये प्रोवाइजो लाने में बच्चों थोड़ा सा रोल रहा है चाइना का। जैसे ही मैं ये प्रोवाइजो पढ़ाऊंगा आप समझ जाओगे कि सर चाइना का रोल यहां पर कैसे है। अब ये प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे जी प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज अंडर दिस रूल शैल बी मेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन or a national of a country which shares a land border with India, unless such body corporate or national, as the case may be, obtained government approval under the Foreign Exchange Management Non-Debt Instrument Rules 2019 and attached the same with the private placement offer cum application letter. प्लीज बच्चों एक बार खुद से प्रोवाइजो पढ़िए। चलिए क्या कह रहे हैं बच्चों ये प्रोवाइजो? लेट सपोज आज किसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों जो प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रही है। एग्जांपल ले लेते हैं लेट से आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड का या आईजीपी लिमिटेड, क्योंकि कोई भी कंपनी आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। तो लेट सपोज बच्चों यहां पर आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड है और वो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पैसा उठाना चाहती है। और आज आईजीपी अपने सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट बच्चों कर किसको रही है? आईजीपी किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को अपने सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है जो बॉडी कॉर्पोरेट किसी ऐसी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, फॉर एग्जांपल चाइना। तो लेट्स सपोज बच्चों यहां पर चाइना की कोई कंपनी है और आईजीपी चाइना की किसी कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करके उससे पैसा रेस करना चाह रही है। या बच्चों आज आईजीपी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रही है किसी नेचुरल पर्सन को, और वो पर्सन कहां का रेजिडेंट है? किसी ऐसी कंट्री का विच इज शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो सबसे पहले तो आपको यह पॉइंट समझना होगा कि इंडिया में कोई कंपनी है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या किसी ऐसे पर्सन को जिसका एसोसिएशन ऐसी कंट्री के साथ है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि चाइना, जैसे कि पाकिस्तान। तो क्या कह रहे हैं भाई? नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज अंडर दिस रूल शैल बी मेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन और अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो इसने कहा भाई आईजीपी आज आप ऐसे लोगों को अपनी सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहे हो जो ऐसी कंट्रीज से एसोसिएटेड है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो ये करने से पहले कंपनी आपको एक कंप्लायंस पूरा करना है। अब वो कंप्लायंस क्या, उस पर आएंगे, पर बच्चों एक चीज समझना, आईजीपी आज लेट सपोज चाइना की किसी कंपनियां किसी पर्सन को सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट करती है और ये लोग अब आईजीपी में क्या इंफ्यूज करेंगे? फंड्स, या आईजीपी को देंगे पैसा।
तो ये आईजीपी की सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं और आईजीपी बदले में इन्हें क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो बच्चों इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है बच्चों एक तरीके का एफडीआई या एफआईआई, जिसको हम फेमा के लैंग्वेज में या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि एक बाहर के पर्सन ने इंडिया की कंपनी में फंड्स इन्फ्यूज किए हैं। तो यहां पर बाहर से फंड्स का इनफ्लो इंडिया में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या कभी कभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। पर यहां पर एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है कि बाहर का एक इंसान आज इंडियन कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर के आना चाहता है। और बच्चों एक चीज हमें पता है, जब भी कोई बाहर का पर्सन इंडिया में पैसा लाता है या इंडिया का पर्सन बाहर पैसा लेकर के जाता है, हमारे देश में कानून है फेमा, उसका रोल यहां पर आ जाता है। और बच्चों फेमा के अंदर ये वाला जो प्रोविजन है, उसके लिए फेमा में आते हैं कुछ रूल्स। एंड बच्चों वहां पर फेमा के एक रूल्स है, फेमा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स, जिसका रेफरेंस यहां पर दिया गया है। तो जो फेमा नॉन डेट, दैट इज, ये जो रूल्स आप देखोगे बच्चों, ये कंपनीज एक्ट के रूल नहीं है, ये कहां के रूल्स है, फेमा के। तो क्या कह रहे हैं भाई, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स। तो बच्चों जब भी कोई बाहर का पर्सन इंडिया में पैसा ला रहा है, तो उसे ना फेमा के तहत, फेमा में भी कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट आई है, और फेमा क्या कहता है जी, अगर वो बाहर का जो पर्सन है वो किसी ऐसी कंट्री से एसोसिएटेड है जहां पर, जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करे, मैं बार बार बोलूंगा, लेट्स से चाइना, तो फेमा कहता है जी ऐसे केस में इस पर्सन को इंडिया की कंपनी में पैसा डालने से पहले सरकार से लेना पड़ता है अप्रूवल। तो यहां पर बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ फेमा। तो आपको फेमा में पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि अब सरकार बहुत ज्यादा कैडी नजर रखे हुए हैं कि चाइना वाइना के लोग इंडिया की कंपनीज को एम ही कंट्रोल ना कर ले, उनका नेगेटिव पर्पस ना हो, तो उसके ऊपर सरकार की कड़ी नजर है। इस वजह से सरकार ने क्या कहा भाई कि अगर ऐसे कोई पर्सन इंडिया की कंपनी में पैसा लगाना चाह रहा है, सीजी का अप्रूवल लाना पड़ेगा। और आज कंपनीज एक्ट ने आईजीपी पर भी डाल दी एक जिम्मेवारी, क्या आईजीपी आज अगर आप किसी ऐसे पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, लेट्स से जो चाइना से कनेक्टेड है, तो उससे पैसा लेने से पहले आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल उससे मांगना पड़ेगा, और आप अपना जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर यहां पर फाइल करोगे, उसके साथ इसे चिपकाना पड़ेगा। अब इन बातों को सिंप्लीफाई करके बच्चों प्रोवाइजो पढ़ते हैं। नाउ आई एम श्योर आपको प्रोवाइजो बिंदास समझ में आएगा। क्या कहा भी इसने, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट कि आईजीपी नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज अंडर दिस रूल शैल बी मेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन or a national of a country which shares a land border with India, unless such body, corporate or national, as the case may be, have obtained government approval under FEMA। मैं सिंपली क्या बोल रहा हूं, FEMA, कि भाई वो बॉडी कॉर्पोरेट या जो चाइना का नेशनल है, उसे पहले गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा अप्रूवल, एंड अटैच द सेम विद द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। और कंपनी आप अपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर के साथ इस अप्रूवल को करेंगे अटैच। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट है बच्चों, एंड यहां पर आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट कंप्लायंस बर्डन बढ़ा रही है हमारी कंपनीज के लिए। कौन सी कंपनीज के लिए, जो ऐसे लोगों से पैसा रेस कर रही है, जो लोग कहीं ना कहीं उन कंट्रीज से रेजिडेंट है, एसोसिएटेड है, जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर करती है शेयर। तो एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है बच्चों, और चाइना पाकिस्तान इस टाइप की फंडिंग को यहां पर ज्यादा कड़ी निगरानी रखने के लिए ये वाला पॉइंट आपका आया। तो बड़ी छोटी सी अमेंडमेंट थी इन दी टॉपिक ऑफ आपका प्रोस्पेक्टस। अगली अमेंडमेंट आ रही है बच्चों आपके टॉपिक ऑफ द डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स के चैप्टर में बच्चों एक रूल 16 आता है, वहां पर बस एक छोटी सी अमेंडमेंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट, यू कैन स्किप फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, पर फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप डिपॉजिट्स के चैप्टर पर आएंगे बच्चों, आप अपनी बुक अगर ओपन करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा रूल 16। चलिए, तो आपका पेज नंबर आ जाएगा 5.17। तो बच्चों ये जो रूल 16 आता था, यहां पर हर कंपनी ना अपनी एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स फाइल करती थी डीपीटी 3 में 30 जून तक। तो यहां पर क्या कहता था अभी, एवरी कंपनी टू विच दीज रूल्स अप्लाई शैल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ जून ऑफ एवरी ईयर फाइल विद द रजिस्ट्रार अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स इन फॉर्म डीपीटी 3 एंड फर्निश इंफॉर्मेशन कंटेन्ड देयरइन एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर ड्यूली ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो बच्चों यहां पर एक पॉइंट आता था, ड्यूली ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अमेंडमेंट बस क्या कह रही है भाई, ऑडिटर ऑफ द कंपनी के बाद आप थोड़े से वर्ड्स और ऐड कर दो। इसने क्या कहा भाई, यहां पर ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, द वर्ड्स एंड लेटर्स एंड डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट सबमिटेड, या सॉरी शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म डीपीटी 3 शैल बी इंसर्टेड। तो बच्चों ये वर्ड्स हमें ऐड करने, कौन से, एंड डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म डीपीटी 3। तो बच्चों जब डीपीटी 3 फाइल होगा, अब डीपीटी 3 में एक डिक्लेरेशन जाएगा कि ऑडिटर ने ये वाला काम सबमिट कर दिया। नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स, ये वाली अमेंडमेंट बच्चों आप पेपर के लिए स्किप भी कर सकते हो। तो एक छोटा सा पॉइंट आया, दिस यू मे स्किप फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। अगली अमेंडमेंट आ रही है बच्चों आपके चैप्टर नंबर 6 चार्जेस में।
यहां जो अमेंडमेंट आ रही है बच्चों बहुत ज्यादा मैं कहूंगा सिग्निफिकेंट नहीं है, पर क्योंकि अमेंडमेंट है तो एक बार कवर हम जरूर करेंगे। तो आप अपने चार्जेस का चैप्टर फटाफट से ओपन करेंगे। पहली अमेंडमेंट आ रही है बच्चों आपकी रूल 3 में। ये वाली जो अमेंडमेंट हम ऑलरेडी नवंबर 22 में कवर कर चुके थे, और जो हमारे दिसंबर बैच के स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑलरेडी ये वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। तो कह रहे हैं बच्चों जो चार्जेस के चैप्टर में आपका रूल 3 आ रहा है, उस रूल 3 में आप बस एक नया सब रूल कर देना इंसर्ट। तो बच्चों जो आपका रूल 3 आ रहा है ऑन पेज 6.7, तो रूल 3 के साथ यहां पर आपको बस एक नया सब रूल 5 करना है इंसर्ट। और ये सब रूल 5 बच्चों क्या कह रहा है, पुरानी अमेंडमेंट है इसलिए फटाफट से मैं ब्रशअप कर देता हूं। ये कह रहे जी नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल shall apply to any charge required to be created or modified by a banking company under section 77 in favor of RBI when any loan or advance has been made to it under section 17 of the RBI Act। फटाफट से बता दो बच्चे क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज कभी कभी हमारे जो बैंक्स है, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये बैंक्स ना RBI के पास पैसा मांगने चले जाते हैं। तो ये आरबीआई के तहत कभी कभी आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं। तो जब ये आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं ना, आरबीआई कहते हैं जी लाओ बदले में सिक्योरिटी दो, ऐसे पैसा थोड़ी ना दूंगा। तो ये बैंक्स कई बार अपने एसेट्स पर आरबीआई के फेवर में क्रिएट करते हैं चार्ज। तो ये पॉइंट बस ये कह रहे हैं कि जब कोई बैंकिंग कंपनी आरबीआई से पैसा बोरो कर रही है और आरबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट कर रही है, इस बैंकिंग कंपनी को ये वाला चार्ज रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। तो रूल 3 की बातें ऐसे चार्जेस पर अप्लाई नहीं करेंगे। वो छोटा सा पॉइंट था बच्चों, ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके। एंड अगली एक छोटी सी अमेंडमेंट आ रही है बच्चों, वो कह रहे हैं जी चार्जेस के चैप्टर में एक नया रूल 13 आप कर देना इंसर्ट। अभी तक चार्जेस के चैप्टर में 12 रूल्स थे, तो यहां पर एक रूल 13 हो गया है इंसर्ट। और ये बस क्या कह रहा है भाई कि आज अगर कोई कंपनी है बच्चों, लेट्स सपोज लिक्विडेशन में, इंसॉल्वेंसी में, और ऐसी कंपनी के चार्जेस वगैरह या चार्जेस के फॉर्म फाइल करने की बात आ जाए, तो उन फॉर्म्स पर साइन कौन करेगा। तो ये रूल क्या कह रहा है भाई, तो फॉर्म नंबर CHG1, CHG4, CHG8, CHG9 shall be signed by insolvency resolution professional or resolution professional or liquidator for companies under resolution or liquidation as the case may be and filed with the registrar। तो बच्चों ऐसी कंपनीज जो लिक्विडेशन में है या जिनका इंसॉल्वेंसी अभी चल रहा है, तो ऐसे केस में जो उस कंपनी में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है, जो भी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो भी आपके लिक्विडेटर है, वो उस कंपनी के बिहाफ पर ये वाले फॉर्म कर देते हैं फाइल। अब सर ये टर्म्स एग्जैक्टली क्या है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर, तो ये सब बच्चों आपके इंटर लेवल का टॉपिक नहीं, ये सब आप सीए फाइनल लेवल पर पढ़ते हो इन द टॉपिक ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो जब आप आईबीसी का टॉपिक पढ़ोगे, ये एग्जैक्टली टर्म्स होती क्या है समझ में आ जाएगा। बाकी ये अमेंडमेंट पेपर के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, यू मे स्किप फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। तो पेपर के लिए आप ये वाली अमेंडमेंट स्किप कर सकते हो। तो चार्जेस के चैप्टर में बच्चों बस ये छोटी मोटी आपकी अमेंडमेंट थी। अगली अमेंडमेंट आ रही है बच्चों आपकी सेक्शन 94 में। ये भी आपकी नवंबर 22 अटेम्प्ट की अमेंडमेंट थी, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, पर फिर से ब्रशअप कर लेते हैं, सारी बातें कलेक्ट हो जाएंगी एक जगह पर। तो बच्चों सेक्शन 94 एक आता था इन द चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 94 किस चीज से डील करता था, ये कंपनी के मेंबर्स को देता था एक अधिकार कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड एनुअल रिटर्न वगैरह को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करते वक्त उसमें से कोई एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं किसी चीज के, अगर उनको कॉपी चाहिए तो कंपनी से कॉपी भी मांगेगी, कंपनी कॉपी भी फर्निश करेगी। अब होता क्या था बच्चों, लेट सपोज आज मैं रिलायंस का मेंबर हूं और आप सब लेट सपोज रिलायंस के शेयर होल्डर्स हो, तो रिलायंस ने आप सबके रिकॉर्ड्स का ना एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसमें आप सबका नाम, आपके पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपकी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी रिलायंस के उस रजिस्टर में मेंटेन्ड है। और आज मैं या कोई भी थर्ड पर्सन जाकर अगर इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट करना चाहे एज पर सेक्शन 94, उसके पास वो पावर थी। पर जैसे ही वो बच्चों ये रजिस्टर इंस्पेक्ट करेगा, उसके पास तो रिलायंस के सारे मेंबर्स की बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उनका पैन नंबर की डिटेल्स मिल जाएंगी, उनके आधार नंबर की डिटेल्स मिल जाएंगी, जो बाद में मिसयूज हो सकती हैं। इसलिए सेक्शन 94 ने यहां पर लगा दी एक छोटी सी लिमिट। और इसने क्या कह दिया, इसने कहा भाई द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न in respect of members of a company shall not be made available for any inspection or for taking extracts or copy। कि भाई अब अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट करना चाह रहा है करे, पर उसे इंस्पेक्शन के दौरान ये सारी जानकारियां नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दिया जाएगा, उस मेंबर का एड्रेस या रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर वो मेंबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, उस मेंबर का ईमेल आईडी, उसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर है जैसे कि आधार नंबर, या उस मेंबर का पैन नंबर, तो ये वाली जानकारी अब आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको बस ये बता दिया जाएगा कौन मेंबर है, उसके पास कितने शेयर्स है, ये जानकारी आपको मिल जाएगी, पर ये वाली डिटेल्स अब आप यहां पर नहीं ले। तो एक छोटा सा चेंज है बच्चों इन सेक्शन नंबर 94। ये वाली अमेंडमेंट हम ऑलरेडी कर चुके थे डिस्कस। अगली अमेंडमेंट आ रही है बच्चों इन द चैप्टर ऑफ अकाउंट्स।
और मैं कहूंगा बच्चों ये आज का हमारा लास्ट अमेंडमेंट वाइज चैप्टर है, क्योंकि आप जो हम सारी अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं ये अकाउंट्स वाले चैप्टर में ही अमेंडमेंट है। तो हमारे ऑडिट के चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं थी, डिविडेंड के चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं थी, तो आज का ये लास्ट चैप्टर आ रहा है आपका अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। और अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के चैप्टर में आई हैं कुछ अमेंडमेंट्स। तो मैं आपके लिए सबसे पहले तो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का चैप्टर ही ओपन कर देता हूं। चलिए जी, तो बच्चों सबसे पहली जो अमेंडमेंट यहां पर आ रही है वो आ रही है आपकी सेक्शन 128 में। तो आपने जो सेक्शन 128 पढ़ा था बच्चों, वहां पर आपका आता है एक रूल 3। तो इस रूल 3 में छोटी छोटी अमेंडमेंट। सबसे पहले तो बच्चों यहां पर रूल 3 डील किसी से करता था, अगर कोई कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करती थी। तो एक अमेंडमेंट तो बच्चों हमने क्लासेस में ही पढ़ी थी क्या, कि पहले लॉ ने क्या कहा था भाई, 1 अप्रैल 2022 से अगर कोई कंपनी अपने खाते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रही है, उसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपनाना मैंडेटरी था जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर था, कि अगर आपने कोई भी एंट्री डिलीट करी है, चेंजेस किए हैं, वो वाली बात उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो एक अमेंडमेंट तो क्या थी बच्चों, ये 2022 को कट करके हमने कर दिया था 2023, कि भाई ये वाली डेडलाइन आपके लिए बढ़ा दी गई थी और 1 अप्रैल 2022 की जगह 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स कंपनी वाला सॉफ्टवेयर फॉलो करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बड़ी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स यहां पर है। सबसे पहली अमेंडमेंट आ रही है बच्चों रूल 3 के सब रूल 1 में। वहां पर एक पॉइंट क्या आता था कि अगर कंपनी ने खाते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किए हैं तो आपको इस तरीके से खाते मेंटेन करने होंगे कि वो एक्सेसिबल इन इंडिया रहे, कि आप उन्हें इंडिया में एक्सेस कर पाओ। बस यहां पर लॉ ने थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी दे दी। अब उन्होंने क्या कहा, यहां पर आप एक्सेसिबल इन इंडिया की जगह क्या लिख दीजिए, एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल द टाइम, कि वो हर समय एक्सेसिबल रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईयर एंड पर, एजीएम के टाइम पर आपने एक्सेस दे दिया, नहीं, वो खाते अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है इंडिया में हर समय वो एक्सेसिबल होने चाहिए। तो रूल 3 में बच्चों जो आपका ये सब रूल 1 आता था, यहां पर बस लिखा होता था एक्सेसिबल इन इंडिया, यहां पर बस लॉ ने क्या कह दिया, एक्सेसिबल इन इंडिया के बाद क्या लिख दीजिए, एट ऑल द टाइम्स। ये छोटा सा पॉइंट है, बताओ। अगला चेंज तो बच्चों हमने देखा कि 1 अप्रैल 22 की डेट चेंज हो गई है 1 अप्रैल 23। अगला पॉइंट कह रहे हैं जी, इन प्रोवाइजो टू सब रूल 5 वर्ड्स पीरियोडिक बेसिस शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय डेली बेसिस। तो बच्चों इसी रूल 3 में एक सब रूल 5 आता था, वो क्या कहता था भाई, देयर शैल बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यहां पर आता था एक प्रोवाइजो, और वो कहता था कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खाते हैं तो उनका आपको बैकअप भी रखना पड़ेगा। बस यहां पर पहले क्या आता था कि जी वो बैकअप आप रखेंगे इंडिया के ही किसी लोकेटेड सर्वर में। बस यहां एक वर्ड आता था पीरियोडिक बेसिस, कि जी आप उस बैकअप को रखिएगा इन अ सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। पीरियड कितना कंपनी आप डिसाइड करना, क्वार्टरली, मंथली। अब लॉ ने कहा नहीं जी, बैकअप जो है वो डेली बेसिस पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब हर दिन की एंट्री उस बैकअप में साइमल्टेनियसली अपडेट हो जानी चाहिए। तो यहां पर ये जो वर्ड पीरियोडिक बेसिस आ रहा है इसे कट करके हम क्या लिख देंगे बच्चों, डेली बेसिस। ये एक छोटा सा पॉइंट है। एंड लास्टली रूल 3 में एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है बच्चों, इन सब रूल 6। तो सब रूल 6 में बच्चों 4 पॉइंट्स आते थे, लॉ कह रहे एक 5वां पॉइंट यहां पर और इंसर्ट कर देना। यहां पर बच्चों में एक सब रूल 6 पढ़ते थे। सब रूल 6 बस इतना कहता था कि साल खत्म होने के बाद कंपनी जब आप अपने खाते आरओसी के पास फाइल करोगे ना, तो आरओसी को आप ये सारे डिटेल्स भी बता देना कि आपने अपना बुक्स का जो बैकअप है कौन से सर्विस प्रोवाइडर के पास रखा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उस सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन क्या है, और अगर उस सर्विस प्रोवाइडर ने खाते क्लाउड पर मेंटेन किए तो जो लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर ने दिया वो प्रोवाइड कर देते। आज यहां पर बच्चों एक नया पॉइंट नंबर 5 आपको इंसर्ट करना है, और ये पॉइंट 5 क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। इसने कहा भाई, where the service provider is located outside India, the name and address of the person in control of the books of account and other books and papers in India। कि भाई जिस सर्वर पर आप बैकअप रख रहे हो, अगर उस सर्वर का जो सर्विस प्रोवाइडर है बाई चांस कोई फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर है, तो ऐसे केस में भाई आप आरओसी को एक ऐसे पर्सन का नाम और एड्रेस बताएंगे जो इंडिया में उस बैकअप को कर रहा होगा कंट्रोल। तो अगर वो सर्विस प्रोवाइडर कोई फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर है जहां पर अपने अपने खातों का बैकअप रखा हुआ है, तो उसका इंडिया में जो भी रिकॉग्नाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसके पास उन बुक्स एंड पेपर्स का कंट्रोल है, उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। तो बहुत एक छोटा सा पॉइंट है, आई वुड से बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट ये रूल 3 में नहीं आई, मोर और लेस क्लैरिफिकेटरी ही अमेंडमेंट यहां पर थी। आते हैं बच्चों अगली अमेंडमेंट पर। अगली अमेंडमेंट आ रही है आपकी रूल 12 सब रूल 1A में। तो बच्चों हम एक पॉइंट पढ़ते थे रूल 12 का। रूल 12 आपका किसी से डील करता था, रूल 12 आपको बताता था कि जो कंपनी सेक्शन 137 में आरओसी के पास अपने खाते फाइल करती है, वो खाते फाइल किस फॉर्म में होंगे। तो वहां पर हम पढ़ते थे जी कंपनी आप खाते फाइल करना इन फॉर्म AOC 4। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको सीधा उस रूल पर ले आता हूं बच्चों एक बार। चलिए, तो आपका ये रूल 12 यहां पर आता था पेज नंबर 9.31 कि हर साल कंपनी आप अपने खाते आरओसी के पास फाइल करते हो फॉर्म AOC 4 में, AOC 4 CFS में। एंड इसके बाद बच्चों यहां पर आपका आता था एक रूल 1A
यहां पर बस ये जो रूल 1A आ रहा है, इसके बाद लॉ मेकर कह रहे हैं एक नया रूल 1B भी आप कर देना इंसर्ट। तो ये 1A तो बच्चों यहां पे था, यहां पर बाय वे ऑफ अमेंडमेंट एक नया रूल 1B किया जा रहा है इंसर्ट। तो ये जो नया रूल 1B आया है बच्चों, ये पहले भी यहां पर था, बस कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ अब इसे यहां पर डाला गया। 1B क्या कह रहा है भाई? ये बस इतना कह रहा है भाई, जब कंपनी साल के एंड में आरओसी के पास अपने खाते फाइल करेगी, अगर वो कंपनी सीएसआर के सेक्शन 135 में कवर्ड है, तो उस कंपनी को अपनी एक रिपोर्ट ऑफ सीएसआर बनानी पड़ेगी सीएसआर 2 में, और अपने खातों के साथ ये रिपोर्ट भी होगी फाइल। ये पॉइंट बच्चों हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके थे, दोबारा से देख लेते। क्या कह रहे भाई? एवरी कंपनी covered under the provisions of section 135 subsection 1 shall furnish a report on CSR in form CSR2 to the registrar for the preceding financial year 2021 and onwards. That is ये जो requirement है बच्चों, financial year 2021 onward ये start हुई है, as an addendum to form AOC4 और AOC4 XBR। तो AOC4 के साथ कंपनी आप अपनी CSR की एक रिपोर्ट फाइल करेगी। और सर ये CSR2 फाइल करने की लास्ट डेट क्या होगी? जो भी फाइनेंशियल फाइल करने की लास्ट डेट है ऑटोमेटिकली, जिस भी साल के लिए आप CSR2 फाइल कर रहे हो, उस साल के जब आप खाते फाइल करोगे उसके साथ आप CSR2 चिपका देना। बस यहां पर एक छोटा सा पॉइंट क्या था बच्चों, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 था, जिसमें ये रिक्वायरमेंट पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, वहां पर क्योंकि ये रिक्वायरमेंट पहली बार आई थी, तो हमारी सरकार ने इस वाले साल की CSR2 फाइल करने की जो डेट थी, पहले की थी 31 मई, बढ़ा करके उसको 31 मई किया गया था। अब उस डेडलाइन को फर्दर इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? 30 जून। तो जो 20-21 वाले फाइनेंशियल ईयर की CSR2 यहां पर आपको फाइल करनी है, उसके लिए आपको डेट मिल जाती है 30 जून 2022, और 21-22 वाले साल की CSR2 फाइल करने के लिए आपको लास्ट डेट मिलती है 31 मार्च 2023। बस ये दो छोटी सी अमेंडमेंट है जो इस प्रोवाइजो से आई कि इन 2 सालों की CSR2 की ये रिपोर्ट फाइल करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। मेरे हिसाब से बच्चों ये प्रोवाइजो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के लिए यू कैन बिंदास स्किप। आप बस इतना ध्यान रखना कि साल के एंड में जब खाते फाइल होते हैं तो साथ में आपको CSR2 भी चिपकानी पड़ जाती है। एंड फाइनली बच्चों, आज की इस क्लास की लास्ट अमेंडमेंट में कहूंगा जो आई है इन द टॉपिक ऑफ CSR। तो आज के बच्चों ये जो पूरी अमेंडमेंट क्लास थी, पूरी अमेंडमेंट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं अमेंडमेंट कहूं, एक तो थी आपकी इन द टॉपिक ऑफ स्मॉल कंपनी, अगली अमेंडमेंट आ रही है बच्चों इन द टॉपिक ऑफ CSR। तो जो CSR की अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आप रखिएगा ध्यान। CSR के टॉपिक में बच्चों जो अमेंडमेंट आई है वो आई है इन द टॉपिक ऑफ CSR रूल्स। तो मैं पहले तो आपको सेक्शन 135 जो CSR का है, उसके बाद आपके आते थे बुक के अंदर कुछ CSR रूल्स, उन रूल्स पर ले आता हूं और क्या क्या अमेंडमेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी बुक में आएंगे पेज नंबर 3.22, जहां पर आपका CSR का आता है रूल 3। तो रूल 3 में बच्चों यहां पर एक सब रूल 1 आता था, यहां पर बस एक पॉइंट किया गया है इंसर्ट। क्या कह रहे बच्चों अमेंडमेंट? इन रूल 3 सब रूल 1 आफ्टर द प्रोवाइजो फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। तो जो रूल 3 सब रूल 1 में ये फर्स्ट प्रोवाइजो आ रहा है बच्चों, इसके बाद एक और प्रोवाइजो आपको करना है इंसर्ट। और जो प्रोवाइजो आप इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों, वो क्या कह रहे हैं? Provided further that a company having any amount in unspent CSR account as per the provision of section 135 subsection 6 shall constitute a CSR committee and comply with the provisions contained in subsection 2 to subsection 6। कि भाई आज अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 135 सब सेक्शन 6 के हिसाब से अनस्पेंट CSR अकाउंट में कुछ पैसा डालकर रखा हुआ है, तो ऐसी कंपनी को तो CSR कमेटी बनाना है मैंडेटरी। अब बच्चों ये अमेंडमेंट समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर के जाता हूं। तो बच्चों हमने CSR का सेक्शन 135 पढ़ा था, और 135 क्या कहता था भाई कि जो भी कंपनी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाती थी, जिसकी भी नेटवर्थ 500 करोड़ उससे ज्यादा थी, टर्नओवर 1000 करोड़ थी, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा थे पिछले साल के, तो ऐसी कंपनी पर CSR का टॉपिक एप्लीकेबल होता था और ऐसी कंपनी को CSR कमेटी बनानी भी पड़ती। पर जैसे ये सेक्शन खत्म हुआ, जाते जाते ये सेक्शन एक बात बोल गया था, क्या कि बाई चांस जी अगर कोई कंपनी CSR के टॉपिक में कवर्ड है और किसी पर्टिकुलर ईयर में उसे CSR का जो 2% का खर्चा करना होता है, अगर वो अमाउंट सिर्फ 50 लाख तक ही है, तो ऐसी कंपनी ना CSR कमेटी बनाने से बच जाती थी। मतलब CSR के सेक्शन में तो कवर्ड थी, बस कमेटी से बच जाती थी। सर कमेटी का काम कौन करता था? बोर्ड। तो लॉ कहता था जी ऐसे केस में कमेटी मत बनाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर लेंगे। एंड बच्चों एक यहां पर आता था सबसेक्शन 6, वो कहता था भाई कि इस साल बाई चांस लेट सपोज बच्चों कंपनी को CSR के अंदर ना 1 करोड़ रुपया खर्च करना था, पर कंपनी सिर्फ 40 ही लाख खर्च कर पाई, 60 लाख इसलिए नहीं खर्च कर पाई क्योंकि कंपनी कह रही जी ये पैसा ना मैं एक स्कूल बनवाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूं, स्कूल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस साल नहीं बन पाया, मतलब मैं एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल कर रही हूं। तो लोग कहते थे जी कोई दिक्कत नहीं है कंपनी, अगर आप ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसा आप एक काम करना कि साल खत्म होने के बाद
जो आपका 60 लाख अनयूटिलाइज्ड है उसे आप एक अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डलवा देना। आई होप बच्चों ये वाली बात आपको ध्यान आ रही हो। अब इस रूल ने क्या चीज क्लैरिफाई कर दी कि अगर किसी कंपनी का अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो ऐसी कंपनी को तो सीएसआर कमेटी बनानी ही बनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आपका कुछ पैसा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में है, अब आपके लिए कमेटी बनाना यहां पर हो गया है मैंडेटरी। तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी, चाहे आपका सीएसआर का जो खर्चे का अमाउंट है वो 50 लाख या उससे कम है, या वट एवर बी द एक्स्ट्रा केस। अगर आपका कुछ पैसा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में है तो अब आपके लिए कमेटी बनाना यहां पर हो गया है मैंडेटरी। और यही बात आपके रूल 3 ने कही भी कि अगर आपका कुछ पैसा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में है तो आपको अब सीएसआर कमेटी मैंडेटरी बनानी पड़ेगी। ये आई बच्चों पहली अमेंडमेंट। फिर आ रही है बच्चों यहां पर दूसरी अमेंडमेंट, और सीएसआर के टॉपिक में बच्चों मैं कहूंगा यही वाली अमेंडमेंट है सबसे ज्यादा क्रूशियल। काश ये अमेंडमेंट थोड़ा पहले आ जाती। सर थोड़ा पहले क्यों आ जाती? क्योंकि अब जो ये टॉपिक यहां पर अमेंड हुआ है, इस टॉपिक को क्लास में समझाने में बहुत हमारा टाइम जाता था और थोड़ी सी ट्रिकी अमेंडमेंट होती थी और इसको समझाना यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और बच्चा कई बार इस वाले पॉइंट में रहता था कंफ्यूज। बट अब सारी कंफ्यूजन बच्चों यहां पर हो गई है दूर, क्योंकि जो रूल 3 का सब रूल 2 है वो अब हो गया है ओमिट। है सर ओमिट हो गया मतलब अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सर ये कहता क्या था ये भी बता दो। तो बच्चों एक बार आ जाते हैं अपनी बुक में, जहां पर आपने पढ़ा था रूल 3। रूल 3 के सब रूल 1 में तो अमेंडमेंट आई थी, पर अब ये सब रूल 2 बच्चों यहां से हो गया है ओमिट। ये कहता क्या था बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। तो बच्चों कोई भी कंपनी पर सीएसआर लगेगा या नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स से बच्चों अभी चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो 22-23 वाले साल में किसी कंपनी पर सीएसआर लगना चाहिए या नहीं, उसके लिए हम क्या देखते थे कि उस कंपनी की या तो नेटवर्थ हो 500 करोड़ की, या टर्नओवर हो 1000 करोड़ की, या उस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स रहे हो 5 करोड़ के, तो उस कंपनी पर सीएसआर का सेक्शन लग सकता था। पर बच्चों ये जो लिमिट्स हम चेक करते थे, क्या ये 22-23 वाले साल की चेक करते थे? नहीं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो लॉ क्या कहता था जी, किसी भी साल आप पर सीएसआर लगेगा या नहीं, उसके लिए हम आपकी नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट चेक करते थे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के। मतलब अगर 21-22 में आपने इनमें से कोई भी लिमिट तोड़ दी तो 22-23 वाले साल में आपको सीएसआर कंप्लाई करना पड़ जाए। ये तो बच्चों लॉ बड़ा सिंपल था, पर रूल 3 सब रूल 2 एक एक्स्ट्रा बात बोलता था। वो क्या कहता था भाई कि अगर कोई कंपनी सीएसआर में पहली बार फंसनी है या नहीं, उसके लिए आप उसके पिछले साल की लिमिट चेक करना। पर अगर कंपनी एक बार सीएसआर में फंस गई तो चुपचाप उसे 3 सालों तक सीएसआर का सेक्शन कंप्लाई करना ही पड़ेगा। आई होप बच्चों क्लासेस की बातें कुछ ध्यान आ रही हो। मतलब 22-23 वाले साल में इस कंपनी पर सीएसआर पहली बार लगेगा या नहीं, इसके लिए हम इसके पिछले साल की लिमिट चेक करते थे। पर अगर यह कंपनी एक बार सीएसआर में फंस जाती थी, फिर बच्चों हम क्या कहते थे कि कंपनी तू ना 23-24 और 24-25 इन तीनों सालों तक चुपचाप सीएसआर फॉलो करती जाइयो। मतलब पहली बार सीएसआर में फंसने के लिए हम तेरी पिछले साल की लिमिट चेक करेंगे, पर अगर एक बार तू फंस गई तो 3 साल तक तो तेरे को कम से कम सीएसआर फॉलो करना ही पड़ेगा। कंपनी पूछती थी 3 साल के बाद मैं कब बच पाऊंगी, अगर तीनों सालों तक तेरी नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट इन लिमिट से कम रही तो कंपनी, अगर आप सीएसआर के चंगुल से बचना चाहते हो, बचने के लिए तीनों सालों तक आपको तीनों कंडीशंस को विद इन लिमिट रखना पड़ता था। अब लॉ ने बच्चों ये पॉइंट कर दिया है चेंज। अब लोग कह रहे हैं जी ये कोई 3 साल का झंझट आपको नहीं देखना, अब किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी पर सीएसआर लग रहा है यानी उसके लिए बस आप पिछले साल की लिमिट चेक करना। मतलब अगर 21-22 में लिमिट ब्रीच हुई सीएसआर लग जाएगा, 22-23 में अगर नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट की लिमिट ब्रीच नहीं हुई तो 23-24 में कंपनी आपको सीएसआर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 23-24 में लिमिट ब्रीच हो गई, 24-25 में फॉलो कर लेना एंड सो ऑन। तो आज के बाद आप ये लिमिट्स ईयर ऑन ईयर चेक करोगे। ये जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 3 साल इसका जो ये सारा झमेला था अब हो गया है खत्म। अब बच्चों आपको बस क्या ध्यान रखना है, किसी भी साल कंपनी पर सीएसआर कब लगेगा, अगर पिछले साल उसकी नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट की लिमिट्स ब्रीच हुई तो आपको 1 ईयर ऑन ईयर अब ये लिमिट चेक करनी है। ये 3 साल का झमेला अब यहां पर हो गया है फिनिश। तो ये है बच्चों एक छोटे सी अमेंडमेंट इन द टॉपिक ऑफ सीएसआर। अगली जो अमेंडमेंट आ रही है बच्चों वो आ रही है आपके रूल 4 में। तो ये जो सीएसआर का रूल था बच्चों, यहां पर एक रूल 4 सब रूल 1 आता था। बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट ये अमेंडमेंट नहीं है, छोटा सा क्लैरिटी का पॉइंट है, देख लेते हैं। तो बच्चों हम ये रूल 4 पढ़ते थे सीएसआर इंप्लीमेंटेशन का, और इसका सब रूल बनाता था। ये कहता था जी आज अगर किसी भी कंपनी को सीएसआर का खर्चा करना है तो वो खर्चा कंपनी या तो खुद से कर सकती है, या वो खर्चा करने के लिए कंपनी आप कोई सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी को पैसा दे सकते हो। बस वो सेक्शन 8 कंपनी जो है या वो जो ट्रस्ट या सोसाइटी है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A या 80G में होना चाहिए रजिस्टर्ड, और उसको कंपनी ने ही किया हो एस्टेब्लिश, या तो अकेले या बाकी कंपनी के साथ मिलकर।
तो फॉर एग्जांपल आज अगर टाटा मोटर्स है उसे सीएसआर का खर्चा करना है, या तो खुद कर ले, या वो अपनी कोई सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी बनाए, उसको इनकम टैक्स के इन सेक्शंस में रजिस्टर करवाए और उन्हें चंदा दे दे, वो कंपनी आगे से खर्चा करेगी। या टाटा मोटर्स आप क्या करना, आप किसी सरकार द्वारा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी या सोसाइटी को पैसा दे दो, या आप किसी ऐसी एंटिटी को पैसा दे दो जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट में बनी है, या आप किसी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी को पैसा दे दो जो ना तो आपने बनाई ना सरकार ने बनाई, किसी तीसरे बंदे की सेक्शन 8 कंपनी है, पर उसे कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। आयो बच्चों, ये बातें आपको ध्यान हो, ये सब बातें हम सीख चुके हैं कि कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, या तो खुद खर्चा करेगी, या अपनी किसी सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी के थ्रू, या सरकार की किसी सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी के थ्रू, या किसी पार्लियामेंट की स्टैट्यूटरी एंटिटी के थ्रू, या लास्टली किसी तीसरे बंदे की सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी के थ्रू, पर उनका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। सर अमेंडमेंट क्या है? बच्चे पूरा का पूरा सब रूल 1 यहां पर हो गया है सब्स्टिट्यूट। पर अगर आप ये पूरा सब रूल 1 जो सब्स्टिट्यूट होकर नया सब रूल 1 आया है, इसे अगर आप पढ़ोगे, ये मोर एंड लेस सेम है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर नहीं आए। चेंजेस क्या है बस मैं वो आपको बता देता हूं। अब ये नया सब रूल 1 क्या कह रहा है? द बोर्ड शैल एंश्योर दैट CSR एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ या थ्रू अ सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी exempted under subclause 4, 5, 6, 6A of section 1023C or registered under section 12A or 80G of the income tax act। तो चेंज क्या आया? ये तो सेम ही लग रहा है। तो बच्चों चेंज बस इतना है, पहले यहां पर क्या लिखा होता था कि कंपनी, आप जो सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी बनाओगे वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A या 80G में रजिस्टर्ड होना चाहिए। पर बच्चों जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे वहां पर आप सीखोगे जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो या तो सेक्शन 12 या 80G में रजिस्टर्ड होते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के चैरिटेबल ट्रस्ट इन सेक्शन में रजिस्टर्ड ना होके सेक्शन 1023C में अपनी एग्जम्पशन का फायदा उठाते हैं। तो पहले कंपनीज एक्ट ने ना सिर्फ 12A और 80G वाले ट्रस्ट को ही अपने दायरे में कवर किया था। अब अमेंडमेंट करके यहां पर क्या लिख दिया गया कि अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी 12A या 80G में तो रजिस्टर्ड नहीं है, पर 1023C के इन क्लॉजेस का फायदा उठा रही है, वो भी यहां पर एक एलिजिबल सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी कहलाएगी। बस ये छोटी सी अमेंडमेंट बच्चों यहां पर आई है। अगला पॉइंट भी सेम है कि सरकार की कोई सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की कोई स्टैट्यूटरी एंटिटी, या लास्टली किसी थर्ड पर्सन की सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए 3 साल। बस यहां पर जो एक नया पॉइंट आया ये आया ये सेक्शन 1023C। तो पहले यहां पर सिर्फ 12A और 80G इनकम टैक्स के कवर्ड थे, अब 1023C वाले ट्रस्ट को भी यहां पर कर दिया गया है कवर्ड। नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, कोई बहुत ज्यादा मेजर अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट के स्टैंड पॉइंट से यहां पर नहीं है। अगली अमेंडमेंट आ रही है बच्चों, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस पूरी अमेंडमेंट क्लास में मैं कहूंगा बच्चों जो की टेकअवेज आपके लिए वो है 3 अमेंडमेंट। एक तो मेन सबसे अमेंडमेंट थी आपकी टॉपिक ऑफ स्मॉल कंपनी में। दूसरी इंपॉर्टेंट आपकी अमेंडमेंट आई CSR के टॉपिक में कि वो जो 3 सालों वाली भसूड़ी थी वो यहां पर खत्म हो गई कि भाई एक बार फंसे तो 3 साल तक फॉलो करते रहो। ये वाला पॉइंट, ये वाला सब रूल हो गया है ओमिट। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और बच्चों फाइनली ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ रही है आज की क्लास की। और ये जो अमेंडमेंट आ रही है बच्चों आपके रूल 8 सब रूल 3 क्लॉज C में। तो आ जाते हैं बच्चों एक बार CSR के रूल नंबर 8 पर। तो अगर आप अपनी मेन बुक में CSR के रूल 8 पर आते हैं बच्चों, तो रूल 8 बच्चों आपका डील करता था CSR की रिपोर्टिंग से, कि जब कंपनी ने CSR का खर्चा कर लिया तो साल के एंड में बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर जाएगा। फिर बच्चों यहां पर एक सब रूल 3 आता था। वो क्या कहता था भाई? वो कहता था जी आज अगर कंपनी आप CSR का ना बहुत सिग्निफिकेंट खर्चा कर रहे हो। कंपनी ने कहा कितना? उसने कहा जी कंपनी अगर आप पिछले 3 सालों से हर साल, सॉरी इन 3 सालों को हमने एवरेज उठाकर देखा, अगर आपने पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज 10 करोड़ या उससे ज्यादा CSR का खर्चा किया हुआ है, मतलब आपकी CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा थी, तो आपको यह देखना है कि जो आप इतना मोटा मोटा खर्चा CSR का कर रहे हो उसका सोसाइटी को फायदा जा भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए वो कंपनी बच्चों क्या कराती थी? इंपैक्ट असेसमेंट। वो अपने उन सारे प्रोजेक्ट्स की इंपैक्ट असेसमेंट करवाती थी जिन प्रोजेक्ट्स पर उसने कम से कम 1 करोड़ का खर्चा किया था और जिन्हें कंप्लीट हुए हुए 1 साल हो चुका है। ये पॉइंट पहले भी सेम था अब भी। पर कंपनी कहती थी फॉर एग्जांपल अभी साल चल रहा 22-23, मैंने आज से 2 साल पहले ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई थी। वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव में मैंने 1.5 करोड़ खर्च कर दिए थे, तो क्या मेरे को इंपैक्ट असेसमेंट करानी है? हमने कहा कंपनी तीनों सालों का अगर एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ था तो इस प्रोजेक्ट का आपको इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा। कंपनी ने कहा जी मैंने इंपैक्ट असेसमेंट तो करा लिया, पर जिस एजेंसी से मैंने इंपैक्ट असेसमेंट कराया उसने इस इंपैक्ट असेसमेंट की मुझसे 60 लाख ले लिए। तो ये इंपैक्ट असेसमेंट करवाने का खर्चा है, क्या ये मैं इसे इस साल के CSR ऑब्लिगेशन में काउंट कर सकती हूं? लॉ कहता था यस।
बस लॉ कहता था जी आप इसे सीएसआर ऑब्लिगेशन में काउंट तो कर सकते हो, पर उस पर थी लिमिट। लिमिट कितनी थी बच्चों? कंपनी अंडरटेकिंग इंपैक्ट असेसमेंट में बुक द एक्सपेंडिचर टुवर्ड सीएसआर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर विच शैल नॉट एक्सीड। तो कंपनी आप मैक्सिमम इतना ही खर्चा इंपैक्ट असेसमेंट का अपने उस साल के सीएसआर एक्सपेंडिचर में बुक कर सकते हो। और बच्चों यहां पर लिमिट कितनी आती थी? 5% ऑफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ईयर। मतलब अगर उस साल आपको सीएसआर पे लेट से 10 करोड़ ही खर्च करना है तो उसका 5%, दैट इज 50 लाख, या सॉरी 50 लाख, विच एवर इज लेस। तो यहां पर पहले लिमिट कितनी आती थी? 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ईयर और ₹50 लाख विच एवर इज लेस। कंपनी आपको इतना ही खर्चा करना अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 22-23 है बच्चों, 22-23 में लेट सपोज कंपनी को सीएसआर का खर्चा करना था, कंपनी ने 2% की लिमिट निकाल करके देखी और वो 2% की लिमिट निकल करके आई 20 करोड़। कंपनी कह रही जी इस साल मुझे टोटल खर्चा करना है 20 करोड़। और इस साल बच्चों कंपनी ने एक इंपैक्ट असेसमेंट करवाई थी। इंपैक्ट असेसमेंट के लिए कंपनी ने फीस दे दी थी। लेट सपोज बच्चों कंपनी ने फीस पे करी थी यहां पर 60 लाख। तो कंपनी आज 20 करोड़ में क्या 60 लाख को काउंट कर सकती है? लॉ क्या कहता था जी? 20 करोड़ का 5% या 50 लाख, विच एवर इज लेस। आप इस साल इतना ही खर्चा अपने इंपैक्ट असेसमेंट का काउंट कर सकते हो। अब जब 20 करोड़ का हमने 5% निकाला तो कितना आ गया? 1 करोड़ या 50 लाख, विच एवर इज लेस। तो इस साल अगर इस कंपनी ने इंपैक्ट असेसमेंट की स्टडी करवाने के लिए 60 लाख रुपए अपनी जेब से दिए भी थे, लॉ क्या कह रहे हैं जी? हम सिर्फ 50 लाख को ही आपका इस साल का एलिजिबल सीएसआर का खर्चा मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि 50 लाख रुपए आपने सीएसआर पे खर्च दिए, बाकी 19.5 करोड़ आपको और खर्चने होंगे। ये लॉ बच्चों पहले ऐसा था। यहां पर बस अब चेंज क्या है? लॉ ने कह दिया जी ये जो लिमिट आ रही है 5%, इसे चेंज करके अब आप कितना कर दीजिए? 2%। तो बच्चों यहां पर ये जो 5% की लिमिट है ये चेंज होकर हो गई है 2%। बस एक एडवांटेज क्या मिल गया? विच एवर इज लेस की जगह यहां पर हो गया है विच एवर इज हायर। तो यही बच्चों आज की तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अमेंडमेंट कहूंगा कि 5% को रिप्लेस करके आप लिख दीजिए 2%, और विच एवर इज लेस की जगह आप क्या लिख दीजिए? विच एवर इज हायर। दैट इज नाउ अ कंपनी अंडरटेकिंग इंपैक्ट असेसमेंट may book the expenditure towards CSR for that financial year which shall not exceed 2% of CSR expenditure of that financial year या 50 लाख whichever is higher। सर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल बच्चों आज अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी ने इंपैक्ट असेसमेंट पर खर्चा करना था, मैं पुराने और नए लॉ में आपको कंपैरिजन करके बताता हूं। तो लेट्स सपोज बच्चों आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, इस साल कंपनी को जो सीएसआर पे टोटल एक्सपेंडिचर करना था, लेट्स सपोज बच्चों वो निकल करके आया आपका 5 करोड़। तो लॉ पहले का कह रहा था कंपनी इस साल अगर आप इंपैक्ट असेसमेंट पर खर्चा कर देते हो, आपको इंपैक्ट असेसमेंट के लिए मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? लेट्स सपोज बच्चों कंपनी ने 50 लाख इंपैक्ट असेसमेंट पर खर्चा कर दिया, तो लॉ पहले कह रहा था कंपनी आपको खर्चा मिलेगा 5% ऑफ 5 करोड़ या 50 लाख विच एवर इज लेस। तो बच्चों जैसी कंपनी ने लिमिट चेक करी 5% ऑफ 5 करोड़, बच्चों मोटा मोटा कितना आ गया आपका? 25 लाख। 25 लाख या 50 लाख विच एवर इज लेस। और कंपनी को यहां पर सिर्फ 25 लाख रुपए का ही इंपैक्ट असेसमेंट का खर्चा सीएसआर के टुवर्ड्स मिल पाता था। अब ये लिमिट चेंज होकर बच्चों कितनी हो गई है? नाउ दिस लिमिट इज 2% ऑफ 5 करोड़। 5 करोड़ का बच्चों अगर हम 2% करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 10 लाख या 50 लाख, बट अब की बार हो गया है विच एवर इज हायर। तो अब की बार इस कंपनी को 50 लाख का डिडक्शन मिल पाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, अब ये लिमिट हो गई है चेंज। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट। एमसीक्यू में आने के बहुत हाई चांसेस है। ध्यान रखना बच्चों, पहले कंपनी इंपैक्ट असेसमेंट पे जो खर्चा करती थी सिर्फ कितना अलाउड होता था? 5% या 50 लाख विच एवर इज लोअर। अब वो कितना आ गया? 2% या 50 लाख विच एवर इज हायर। तो ये आज की क्लास की मैं कहूंगा बच्चों तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। एंड लास्ट एक छोटा सा बस पॉइंट आया बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, इस साल 15 अगस्त जब इंडिपेंडेंस डे चला था तो हमारी मोदी सरकार ने एक हर घर तिरंगा के नाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था और हर घर तिरंगा का एक कैंपेन चला था जहां पर देशवासियों को प्रोत्साहित किया गया था कि वो अपने घर पर तिरंगा लहराएं। तो इसने बस इतना ही कहा कि अगर किसी कंपनी ने हर घर तिरंगा कैंपेन को प्रमोट करने के लिए सीएसआर का कोई खर्चा किया है तो जी वो एक एलिजिबल सीएसआर का खर्चा हो जाएगा। तो शेड्यूल 7 के लिए हम इस वाले खर्चे को भी एक एलिजिबल सीएसआर का एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो एक छोटी सी क्लैरिटी बस यहां पर आई कि हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए किसी भी कंपनी ने कोई इनिशिएटिव अगर लिया है वो एलिजिबल सीएसआर का एक्सपेंडिचर रहेगा। बस बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज आपकी अमेंडमेंट क्लास। तो बहुत छोटी सी बच्चों ये क्लास थी, बहुत लिमिटेड अमेंडमेंट्स यहां पर आई थी। मैंने आपको क्लासेस के दौरान बताया था बहुत हैंडफुल ऑफ अमेंडमेंट्स है बच्चों, बहुत जल्दी कवर होगी। और सारी चीजों को अगर मैं सम अप करूं तो 3 अमेंडमेंट जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक तो आ गई आपकी स्मॉल कंपनी की, एक आ गई आपकी
टॉपिक ऑफ सीएसआर के अंदर जो वो 3 साल वाली लिमिट थी वो अब हट गई है कि एक बार अगर फंसे तो 3 साल तक फंसे रहोगे। अब ऐसा कुछ नहीं, अब हर साल हम सीएसआर अलग से चेक करेंगे। एंड फाइनली बच्चों, ये आपकी अमेंडमेंट आई है इन द टॉपिक ऑफ इंपैक्ट असेसमेंट कि अब कंपनी को 2% या 50 लाख विच एवर इज हायर, इतना खर्चा इंपैक्ट असेसमेंट का सीएसआर के टुवर्ड्स बुक करना यहां पर परमिटेड है। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों टुडेस क्लास। मिलते हैं आगे आपसे फिर से एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। तो आपके एग्जाम्स में आज वाली अमेंडमेंट क्लास काश फ्रूटफुल रहे, मैक्सिमम अमेंडमेंट्स पेपर में पूछी जाए। इसी के साथ बच्चों आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, बहुत अच्छे से अपने पेपर देकर के आइएगा। विश यू ऑल द सक्सेस गाइस। मिलते हैं बड़ी जल्दी आपसे। टेक केयर, बाय बाय।